हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिला यादव। सीटेट एग्जाम की सीडीपी मास्टर सीरीज में लास्ट क्लास में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज उससे आगे के एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज में क्वेश्चन की हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए और साथ साथ हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो आज के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, बच्चे की विकास और वृद्धि पर कौन सा आंतरिक कारक नहीं है जो प्रभावित करता हो। फर्स्ट ऑप्शन है हैबिट फॉर्मेशन, आदत का निर्माण करना। सेकंड ऑप्शन है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। थर्ड है बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा इमोशनल फैक्टर्स। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इंटरनल नहीं है, आंतरिक नहीं है। देखिए, दो तरह के फैक्टर होते हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। एक फैक्टर होता है इंटरनल फैक्टर जिसको हम बोलते हैं आंतरिक कारक, लेकिन जो फैक्टर होता है वो होता है एक्सटर्नल जिसको हम बोलते हैं बाहरी कारक। दो तरह के कारक हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आता है? इंटरनल फैक्टर में आपकी इंटेलिजेंस आएगी, इमोशनल डेवलपमेंट आएगा, इसमें आपके बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर हैं वो भी इंटरनल में आएंगे। बच्चे की हाइट है, वेट है, हेयर कलर है, ये सब किस में आते हैं? हमारे इंटरनल फैक्टर में आते हैं। सेकंड ऑप्शन है इंटेलिजेंस, ये भी इंटरनल कारक हो गया। बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर भी इंटरनल हो गया। और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा इमोशनल फैक्टर्स हैं, ये भी हमारे इंटरनल फैक्टर्स ही होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा बच गया? हैबिट फॉर्मेशन। जब बच्चे कोई भी आदत का निर्माण करते हैं, जब बच्चे में कोई भी आदत आती है तो वो कहाँ से आती है? लर्निंग से आती है, सीखने से आती है। जब बच्चा कोई भी चीज़ सीखेगा तब वो अपनी हैबिट की फॉर्मेशन करेगा। और लर्निंग है वो ऑलवेज किससे रिलेटेड होती है? आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, वातावरण से प्रभावित होती है। लर्निंग है वो हमेशा रिलेटेड किससे होगी? आपके वातावरण से, और वातावरण है वो क्या है? आपका एक्सटर्नल फैक्टर है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो हैबिट फॉर्मेशन है वो इंटरनल फैक्टर नहीं है, वो कौन सा फैक्टर है? एक्सटर्नल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड, बाद की बाल्यावस्था है, उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है रैपिड ग्रोथ, क्या इस उम्र में बच्चे में बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। सेकंड ऑप्शन है चाइल्ड लर्न टू कंट्रोल हर इमोशंस इन द सोशल सेटिंग, क्या बच्चा समाज में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लायक हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप एज, इस उम्र को हम लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप एज कहते हैं। ट्रबलसम एज, समस्यात्मक उम्र। इनमें से कौन सा लेटर चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? देखिए, जब हम लेटर चाइल्डहुड पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि लेटर चाइल्डहुड में रैपिड ग्रोथ नहीं होती है। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है, एक तरह से हमें स्टेगनेंट लगती है, रुकी हुई सी लगती है। इन्फेंसी में जो फिजिकल ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होगी, इन्फेंसी में हाईएस्ट होगी, फिर उसके बाद चाइल्डहुड में आकर वो कम हो जाती है। चाइल्डहुड में आकर फिजिकल ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, फिर से एडोलेसेंस में जाकर जो ग्रोथ है वो फिर से बढ़ जाती है। तो लेटर चाइल्डहुड में डेवलपमेंट की जो ग्रोथ है वो वेरी रैपिड ना होकर क्या होगी? स्लो होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? चाइल्ड लर्न टू कंट्रोल हर इमोशंस, इस उम्र में बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। वो ये सीख जाते हैं कि उनको गुस्सा कहाँ पे करना है, उनको प्यार कहाँ पर दिखाना है, उनको जिद कहाँ पर करनी है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अगर बच्चे को किसी बात पर रोना आ रहा है तो भी वो सबके सामने नहीं रोता है। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए भी तो भी वो बाजार में तमाशा नहीं बनाता है कि मुझे तो ये चीज़ अभी चाहिए। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। कहाँ पर? लेटर चाइल्डहुड में। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप एज, इस उम्र में बच्चे लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप बनाते हैं। जो कहावत है लंगोटिया यार, वो इसी उम्र में बच्चे बनाते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है वो है ट्रबलसम एज, इस उम्र को हम डेलिक्वेंसी की एज भी कहते हैं। डेलिक्वेंसी भी इसी उम्र में दिखाई देती है। इसी उम्र को हम झगड़ालू उम्र भी कहते हैं। इस उम्र में बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े करके आते हैं, स्कूल से बहुत शिकायत आती हैं, आज उसके बच्चे को उसने पीट दिया, आज मेरे बच्चे की पेंसिल चुरा ली, आज उसने उसको थप्पड़ मार दिया। ये सब शिकायतें बच्चे की किस उम्र में सुनने को मिलती हैं? लेटर चाइल्डहुड में। डेलिक्वेंसी की एज, ट्रबलसम एज किसे कहा जाता है? लेटर चाइल्डहुड को कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है
क्योंकि हम ट्रबलसम एज और जो डेलिक्वेंसी की एज है वो एडोलेसेंस में ले जाते हैं, लेकिन ये याद रखना डेलिक्वेंसी और जो आपकी ट्रबलसम एज है उसको वो हमारी लेटर चाइल्डहुड की एज होती है, ना कि एडोलेसेंस की, किशोर अवस्था की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय द स्कूल एंड टीचर। बच्चे के कौन से प्रकार के डेवलपमेंट को स्कूल और टीचर प्रभावित करते हैं। देखिए, चाहे स्कूल और टीचर हैं वो बच्चे को डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो। ये सब प्रकार के डेवलपमेंट है वो बच्चे, इस सभी प्रकार के डेवलपमेंट को टीचर और स्कूल है वो प्रभावित करता है। जब बच्चा इन्फेंसी में होता है तो क्या होता है, जो प्राथमिक सोशलाइजेशन की एजेंसी है वो उसका परिवार होती है, उसकी फैमिली होती है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो वहाँ पर बच्चे का सेकेंडरी डेवलपमेंट होगा, और सेकेंडरी डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करते हैं वो टीचर करेंगे, बच्चे का जो स्कूल का अध्यापक है वो, और बच्चे का जो पीयर ग्रुप है ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से जो बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, उसको भी टीचर और स्कूल प्रभावित करते हैं। वो कैसे, हर एक बच्चा है वो अपने पेस पे सीखता है, अपने अनुसार सीखता है, हर एक बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो अलग अलग है। अगर टीचर सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाएगा तो कुछ बच्चे तो उस तरीके को अपना लेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा उसी तरीके से सीख पाए। इसलिए अगर टीचर तरह के पेडागोजिकल अप्रोच यूज करेगा तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। बच्चे की जो थिंकिंग की पावर है, सोचने समझने की, इमेजिनेशन करने की, लॉजिक लगाने की जो थिंकिंग है वो बढ़ पाएगी, उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। इसलिए जो टीचर हैं वो मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करते हैं। बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट को किस तरह से प्रभावित करते हैं, स्कूल में अगर किसी बच्चे की हाइट कम है और सभी बच्चे उसको चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी हाइट कम है, तुम बौने हो, तो यहाँ पर बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बुरी तरह से प्रभावित होगा। बच्चा कुंठित रहने लगेगा, वो अपने आप को इस दुनिया से अलग समझने लगता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट में भी स्कूल और टीचर का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई बच्चे हैं वो एक दूसरे को चिढ़ाएं ना, एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करें, तभी बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा, वरना इस पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकते हैं। इसलिए सारे ऑप्शन ठीक है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चिल्ड्रन आर एबल टू हॉप, स्किप एंड जंप एट द एज ऑफ। किस उम्र में बच्चा उछलना, रस्सी कूदना ये सब सीख जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी होगी, इन्फेंसी। 0 से 2 साल में तो बच्चा सिर्फ चलना सीख पाता है, वो इंडिपेंडेंटली वॉक कर पाता है। लेकिन जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आएगा, जब बच्चा 2 से 6 ईयर में आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस उम्र में आते आते बच्चा रस्सी भी कूदने लग जाता है, छलांग भी लगाएगा, जंप भी करेगा, ट्राइसिकल भी चलाना सीख जाएगा। तो यहाँ पर जो अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड है उसमें बच्चा क्या कर सकता है, हॉप भी कर सकता है, स्किप भी कर सकता है और जंप भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में कौन सी चीज सही है। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट इज वन डायमेंशनल। क्या डेवलपमेंट वन डायमेंशनल है? डेवलपमेंट है वो वन डायमेंशनल ना होकर क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। इसको हम क्या बोलते हैं, बहुआयामी। बहुआयामी होने का क्या मतलब है, जितने भी टाइप के डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, ये सभी जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए एक बच्चे को बुखार आया हुआ है, तो बच्चे को जब बुखार है तो वो पढ़ भी नहीं पाएगा। बच्चे की शारीरिक अक्षमता ने जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है, जो मानसिक डेवलपमेंट है, उसको भी प्रभावित किया। इसी तरह से बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी प्रभावित करेगा। बच्चा जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलेगा उतनी ही उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो हर एक टाइप का डेवलपमेंट है वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट है वो क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, वन डायमेंशनल नहीं होता। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है इट बिगिंस एट द बर्थ एंड एंड्स एट एडोलेसेंस। जो बच्चे का विकास है वो बर्थ से शुरू होता है और एडोलेसेंस पर जाकर रुक जाता है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ होता है, वोम्ब टू टोम्ब होता है।
वोम्ब टू टोम्ब होगा, माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक डेवलपमेंट चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट बर्थ से शुरू होगा और एडोलेसेंस पर जाकर रुक जाएगा। देखिए हमने जब हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़ रहे थे उसमें हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी देखी थी। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर जब हम स्टडी करते हैं वो 0 से 18 साल के बच्चे के लिए करते हैं, मतलब प्री नेटल टू एडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी के अंदर आता है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ चलता है, डेवलपमेंट है वोम्ब टू टोम्ब जाएगा, माँ के गर्भ से मृत्यु तक, माँ के गर्भ से कब्र तक जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेरेंट डज नॉट प्ले एन रोल इन डेवलपमेंट। बच्चे के माता पिता का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता, ये चीज़ भी गलत है। माता पिता का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। अगर माता पिता के पास पैसे नहीं है तो वो बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा, तो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो बच्चे को अच्छे से स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा, तो वहाँ पर बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। बच्चे अच्छे सोसाइटी में नहीं रह पाएंगे तो बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पाएगा। तो बच्चे के माता पिता का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये बात बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट है वो बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोल ऑफ जेनेटिक्स इन द चाइल्ड डेवलपमेंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय। बाल विकास में आनुवांशिकता की भूमिका को निम्न में से कौन सा प्रतिबिंबित नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परामेंटल कंडीशंस। टेम्परामेंटल कंडीशंस, बच्चे के किस तरह के टेम्पर हैं। टेम्परामेंट कंडीशंस का क्या मतलब हुआ, क्या बच्चे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्या बच्चे को बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। इमोशनल फैक्टर, बच्चे के जो भावनात्मक फैक्टर हैं क्या वो इंटरनल से रिलेटेड है। थर्ड है पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन, बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरह की है। और फोर्थ है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल हैं वो किससे रिलेटेड हुई, लैंग्वेज से। लैंग्वेज का मतलब जो भाषा है, और बच्चे में जो भाषा का विकास है वो कहाँ से होता है, सोसाइटी से होता है। बच्चे के जो भाषा का विकास है वो कहाँ से होता है, इन्वायरमेंट से होता है, वातावरण से होता है। वातावरण एक इंटरनल फैक्टर ना होकर कौन सा फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स। जो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर होती है, इंटरनल फैक्टर नहीं होती। बाकी जितने भी ऑप्शन है ये क्या होंगे, इंटरनल फैक्टर होंगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। इनमें से कौन सा फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट है। जब हम फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तब हमने देखा था जो फिजिकल डेवलपमेंट है, बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसको हमने 2 कैटेगरीज में पढ़ा था। कौन कौन सा, एक तो था ग्रॉस मोटर स्किल्स, और दूसरा कौन सा था, फाइन। ग्रॉस में कौन सा आएगा, जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, और फाइन में कौन से आएगा जिसमें हमने स्मॉलर मसल्स का यूज करते हैं। तो लार्जर मसल्स का यूज कहाँ करेंगे हम, पहला ऑप्शन है राइटिंग में किसका यूज करेंगे, फाइन का या फिर ग्रॉस का। राइटिंग में हमेशा हम ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज करेंगे। यहाँ पर हमारी फिंगर यूज हो रही हैं राइटिंग में, तो राइटिंग में जब फिंगर्स का यूज हो रहा है तो हमारी स्मॉलर मसल्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो राइटिंग में कौन सा आ जाएगा आपका, फाइन। सेकंड ऑप्शन है स्विमिंग में हम अपनी आर्म्स का और लेग्स का यूज करते हैं, तो उसमें कौन सी मसल्स यूज होंगी, लार्जर मसल्स, जो किस में आएंगी, ग्रॉस में। थर्ड है वॉकिंग में हमारे पैर यूज हो रहे हैं तो वो भी ग्रॉस में आएगा। एंड फोर्थ है जंपिंग, कूदने में भी हमारी कौन सी मसल्स यूज हो रही हैं, पैर की मसल्स यूज हो रही हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, नीटिंग हो गया, ये सब किस में आएंगे, आपके फाइन मोटर स्किल्स में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज जनरली रेफर्ड टू एज ए प्री स्कूल पीरियड। क्या हम अर्ली चाइल्डहुड को प्री स्कूल पीरियड कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा है वो प्री स्कूल में एंटर करता है, प्री प्रायोरिटी स्कूल में जाने लगता है 2 से 6 साल का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में, तो इस स्टेज को हम प्री स्कूल एज कहते हैं। इस एज को हम प्री गैंग एज भी कहते हैं, प्री गैंग एज। अर्ली चाइल्डहुड की जो पीरियड है उसको हम प्री गैंग कहा है, क्योंकि गैंग बच्चा कहाँ बनाएगा, बच्चा गैंग बनाएगा लेटर चाइल्डहुड में। जब बच्चा बाद की बाल्यावस्था में जाएगा उसको हम गैंग एज कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्री गैंग एज भी कहते हैं, इसको हम प्ले एज भी कहते हैं।
प्ले एज, खेलने की उम्र भी अर्ली चाइल्डहुड को ही कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये बात बिल्कुल सही है, जब बच्चा 2 से 6 साल की उम्र में होता है तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, भाषा के विकास के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है। इसी तरह से सोशल डेवलपमेंट के लिए भी ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड होता है, क्योंकि बच्चा फैमिली से निकलकर ये स्कूल में एंटर करता है, वहाँ बच्चे का जो फ्रेंड सर्किल है वो इंक्रीज होगा, बच्चे नए नए लोगों के कांटेक्ट में आएगा, बच्चा अपने नेबरहुड में भी जाएगा। तो इस उम्र में आकर बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है और लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। और बच्चे का जो फिजिकल विकास है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, प्री नेटल स्टेज में। और बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, जो संज्ञानात्मक विकास है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, एडोलेसेंस में, क्योंकि एडोलेसेंस में जाकर बच्चा लॉजिक लगाना सीख जाता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग बच्चा एडोलेसेंस में जाकर करने लग जाता है। प्री गैंग एज हमने देखा, अर्ली चाइल्डहुड को प्री गैंग एज कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है स्कूल एज। क्या हम इसे स्कूल एज कहते हैं? स्कूल एज हम लेटर चाइल्डहुड को कहते हैं, स्कूल एज या फिर एलिमेंट्री एज, एलिमेंट्री स्कूल एज भी हम इसे ही कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड को स्कूल एज, क्योंकि बच्चा फॉर्मल स्कूल में, लेटर चाइल्डहुड में जब बच्चा 6 से 12 साल का हो जाता है तब वो स्कूल में जाना शुरू करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड की कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है? जो स्कूल एज है वो अर्ली चाइल्डहुड की करेक्टरिस्टिक नहीं है, वो किसकी है, लेटर चाइल्डहुड की है, जब बच्चा 6 से 12 साल में होता है, इसे हम प्री स्कूल एज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल लर्नर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्रत्येक बच्चा है, प्रत्येक शिक्षार्थी है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ये डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है? फर्स्ट है रेट ऑफ डेवलपमेंट में अलग होता है, बच्चे की वृद्धि की या फिर विकास की जो दर है उसमें बच्चा डिफरेंट होता है। दूसरा है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के सीक्वेंस में डिफरेंस होता है। थर्ड ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इसका मतलब कि जितने भी डेवलपमेंट के टाइप हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और डी है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, डेवलपमेंट है वो पूर्व अनुमानित है। इन सब में से इंडिविजुअल लर्नर्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वो कौन से प्रिंसिपल में कहा गया है? ये सब किस में कहा जाता है? हर एक चाइल्ड है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसके कारण होते हैं? जो बच्चे की ग्रोथ रेट है उसमें डिफरेंस होता है, बच्चे की जो ग्रोथ रेट है उसमें डिफरेंस होता है। कोई बच्चा जल्दी ग्रो कर जाता है, कोई बच्चा कुछ टाइम के बाद ग्रो करता है। हर एक बच्चा एक ही उम्र में ना तो चलना सीखेगा ना ही बोलना सीखेगा, कोई बच्चा पहले चलना सीख जाता है, कोई बच्चा बाद में चलना सीखता है। तो वो किसके कारण हुआ? ग्रोथ रेट में डिफरेंस हुआ कि बच्चे की जो वृद्धि की दर है वो कम या ज़्यादा होती है। तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है वो ऑलवेज एक सीक्वेंस में होता है, ऑलवेज एक पैटर्न को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है? पहले बच्चे में प्री नेटल स्टेज आएगी, फिर उसके बाद बच्चे में इन्फेंसी आएगी, फिर उसके बाद बच्चे में अर्ली चाइल्डहुड आएगा, फिर उसके बाद बच्चे में लेटर चाइल्डहुड आएगा, और फिर उसके बाद बच्चे में एडोलेसेंस आएगा या किशोर अवस्था आएगी। ये सब एक सीक्वेंस में चलते हैं और डेवलपमेंट है वो ऑलवेज एक सीक्वेंस में होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, हर तरह का डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है। फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। हम डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम इन्फेंसी में ये अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा। अगर इन्फेंसी में बच्चे की हाइट अच्छी खासी बढ़ रही है तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चे की जो हाइट है वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होने वाली है, बहुत अच्छे से बच्चे की हाइट डेवलप हो जाएगी। अगर बच्चा इंटेलिजेंसी शो कर रहा है इन्फेंसी में तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाले टाइम में बच्चा अच्छा लॉजिकल थिंकर बनेगा, बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होगा। इसलिए डेवलपमेंट में को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम इन एडोलेसेंस। किशोर अवस्था की कौन सी एक प्रॉब्लम नहीं है? किशोर अवस्था की कौन सी एक प्रॉब्लम नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। इस उम्र में आकर बच्चों में सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, आत्मचेतना बढ़ जाती है। आत्मचेतना, इस उम्र में बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचता है। बच्चा ये सोचता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ, घंटों मिरर के सामने गुजारता है। बच्चा ये भी सोचने लगता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर
बच्चा दो लोगों को आपस में खड़े होकर बात करते देख रहा है और उसकी तरफ अगर देखकर उन्होंने हंस दिया तो बच्चे को ये लगता है कि वो मुझ पे ही हंस रहे हैं, इसलिए इसको हम एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म भी कहते हैं कि बच्चे में एडोलेसेंस में आकर ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है। बच्चे अपने आप को ही सारे संसार का केंद्र समझने लगता है कि इस संसार में जो भी हो रहा है, जो भी बातें हो रही हैं वो मेरे बारे में ही हो रही हैं। इस उम्र में आकर बच्चा आत्मचेतना करने लगता है, मैं कैसा हूँ, वो अपने बारे में क्या सोचता है और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये किस में आता है, आत्मचेतना में आता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस में आता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ठीक है। सेकंड ऑप्शन है एक्सेसिव डे ड्रीमिंग। इस उम्र में बच्चा डे ड्रीमिंग बहुत करता है। डे ड्रीमिंग का मतलब क्या हुआ, दिवास्वप्न। इस उम्र में बच्चा दिन में बहुत सारे सपने देखता है कि मैं बड़ा होकर करोड़ों की गाड़ी में घूमूंगा, मैं लैम्बोर्गिनी लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इतने बड़े घर में रहूंगा, मैं इतना बड़ा फ्लैट खरीदूंगा। ये सब बच्चा डे ड्रीमिंग करता है, वो दिवास्वप्न करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट। इस उम्र में बच्चे में पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे के अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। बच्चे का जो माता पिता से अटैचमेंट है वो छूट जाता है। माता पिता से अटैचमेंट छूटकर कहाँ चला जाता है, पीयर्स में चला जाता है। इस उम्र में जो उसके फ्रेंड्स कहेंगे वही सर्वथा उचित है, वही सत्य है, बाकी सब गलत है। इस उम्र में बच्चे को लगता है कि माता पिता से बड़ा दुश्मन तो इस धरती पर कोई है ही नहीं, और सबसे बड़ा शुभचिंतक उसे लगता है कौन है, उसके पीयर्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं। इस उम्र में बच्चे के जो इमोशंस हैं वो स्टेबल नहीं रहते हैं। इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं। यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी बच्चे में नहीं मिलती है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी मिलती है। भावनात्मक वो स्टेबल नहीं होता है। यहाँ पर उसके जो इमोशन है वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में बहुत सारे चेंजेस हैं, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हों, चाहे वो सोशल चेंजेस हों, चाहे वो कॉग्निटिव चेंजेस हों। बच्चे उन सब चेंजेस को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम ले लेते हैं। जब वो उन चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं तो उनमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इस उम्र में बच्चे इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, कि इस उम्र में बच्चे इमोशनल स्टेबल ना होकर अनस्टेबल होते हैं, अस्थिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which stage of development the child consider a famous person or a scholar as his ideal or tries to put like him? अवस्था के किस चरण में बालक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या विद्वान को अपना आदर्श मान लेते हैं और स्वयं उनके जैसे दिखने का प्रयत्न करते हैं? ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसकी है, किशोर अवस्था की है। किशोर अवस्था, एडोलेसेंस में आकर बच्चे अपनी एक आइडियल मान लेते हैं, किसी हीरो या फिर हीरोइन या फिर कोई भी स्कॉलर हो। इस उम्र में बच्चों में देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है। इस उम्र में बच्चे अपने अपने आइडियल मान लेते हैं, चाहे वो चाचा नेहरू को माने, चाहे वो गांधी जी को माने, चाहे वो मोदी जी को माने, चाहे वो राहुल जी को माने, किसी को भी एक को अपना एक आइडियल मान लेते हैं और वो उसी को फॉलो करते हैं। उसी की तरह वो ड्रेसिंग सेंस भी करेंगे, उसी की तरह वो हेयर स्टाइल भी रखेंगे, सभी कुछ काम वो उन्हीं की तरह ही करने लगते हैं, उन्हीं को ही आइडियल मानकर चलते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडोलेसेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास जीवन काल तक चलता रहता है, हालांकि दो लोगों में समान नहीं होता है, लेकिन विकास का क्रम एक जैसा होता है। यह कथन किस सिद्धांत की तरफ इंगित करता है? देखिए, मानव विकास में जब बालक का डेवलपमेंट होता है तो वो हमेशा होता तो एक ही पैटर्न में है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है वो दूसरे से अलग होता है। ये डेवलपमेंट के किस प्रिंसिपल के अंडर आता है? पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप तो कहता है कि हर एक टाइप के जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या है कि दुनिया में कहीं का भी कोई भी बच्चा हो वो एक ही पैटर्न को फॉलो करेगा। पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा। ये सब क्या हुआ, एक पैटर्न में हुआ। ऐसा नहीं है कि इंडिया का बच्चा पहले बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा, और अमेरिका का बच्चा जन्म लेते ही दौड़ने लग जाता है। ऐसा नहीं होता है। बच्चा कहीं का भी हो वो सभी एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, कि जो डेवलपमेंट है वो सामान्य से विशेष की तरफ होता है। पहले बच्चा सामान्य किसी चीज़ों को देखता है, फिर उसके बाद वो विशिष्ट की तरफ जाता है। ऐसा भी कुछ नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हर एक बच्चा दूसरे से अलग होता है। हर एक बच्चे का डेवलपमेंट है वो दूसरे बच्चे के डेवलपमेंट की जो रेट है उससे अलग होता है। तो जो ग्रोथ रेट है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इंगित करती है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बी डिफाइंड एज द प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस लीडिंग टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। इनमें से कौन सा है वो प्रगतिशील एक क्रम दिखाता है, किसके, चेंजेस के, जो चेंजेस मैच्योरिटी की तरफ बच्चे को लेके जाते हैं। तो ये सीधे सीधे डेफिनेशन हो गई किसकी, डेवलपमेंट की, विकास की। डेवलपमेंट, विकास, विकास क्या है, एक प्रगतिशील सीरीज ऑफ चेंजेस है, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस हैं जो हमेशा ऑर्डर में होंगे, क्रम में होंगे, और जो बच्चे को मैच्योरिटी की तरफ ले जाते हैं, मैच्योरिटी की तरफ ले जाते हैं, परिपक्वता की तरफ ले जाते हैं। वो परिपक्वता चाहे फिजिकल परिपेक्ष में हो, चाहे मानसिक में हो, चाहे सोशल में हो। बच्चा किशोर अवस्था में जाता है तो लगभग उसमें फिजिकल मैच्योरिटी आ जाती है, लेकिन बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो सारी उम्र चलता रहता है, कुछ ना कुछ बच्चा अपनी सोसाइटी से सीखता रहता है। डेवलपमेंट है वो वोम्ब टू टॉम जाएगा, गर्भ से कब्र तक जाता है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, डेवलपमेंट की है, विकास की है। लास्ट क्लासेस में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरी भी डिस्कस की है, और 2 क्लासेस में हमने इससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है, कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।